एंटीनेटल विजिट जो है कितनी ज़रूरी होती हैं। तो एंटीनेटल विजिट की ज़रूरत जब पड़ती है जब आप क्या करते हैं, कंसीव करते हैं। क्या है, कंसीव करते हैं। तो सबसे पहली विजिट की ज़रूरत पड़ेगी विद इन 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप यूपीटी करके देखते हैं, घर पे आपने ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, एज सून एज पॉसिबल आपको अपनी फर्स्ट विजिट करनी है, और वो भी विद इन 12th वीक के पहले ही। दूसरी विजिट आपको करनी है 14th एंड 26th वीक में। ये ड्यूरेशन में क्यों करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट विजिट विद इन 12th वीक के अंदर आपको क्यों करनी है, क्योंकि जब आप अपने चेकअप के लिए जाएंगे तभी डॉक्टर आपको क्या करेंगे, फॉलिक एसिड दे पाएंगे, और फॉलिक एसिड दे के आपके ब्लड टेस्ट वगैरह करके आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या नहीं उसको कंटिन्यू करवाएंगे। फिर सेकंड विजिट आपकी 14 से 26 वीक में ही क्यों की जानी है, क्योंकि इस दौरान डॉक्टर आपका एंटी स्कैनिंग कराएंगे। एंटी स्कैनिंग का मतलब नेचुरल ट्रांसलेसेंसी स्कैनिंग कराएंगे कि बच्चे को कोई एबनॉर्मलिटी डेवलप तो नहीं हो रही है। इनकेस इस पीरियड में होती है 14 से 26 वीक के प्रेगनेंसी के पीरियड में, तो यहाँ पर जो अमेंडमेंट एक्ट है, अकॉर्डिंग टू उस अमेंडमेंट एक्ट के 24th वीक तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, वो भी डॉक्टर्स की परमिशन के साथ। लेकिन एमटीपी एक्ट के तहत ओनली 20 वीक की प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पर सेकंड विजिट करनी है आपको 14वें से 26 वीक की प्रेगनेंसी में। तीसरी विजिट होती है 28 से 34 वीक की प्रेगनेंसी में। 38th वीक एंड 34th वीक मैंने यहाँ पे क्यों कहा, क्योंकि इस टाइम पर ग्रोथ स्कैनिंग की जाती है। जो बच्चा यूट्रस में पल रहा है, फीटस, उसकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है या नहीं, सभी चीज़ें नॉर्मल है या नहीं, उस चीज़ के लिए यहाँ पे चेक किया जाएगा 28 वीक और 34 वीक के बीच में। फिर लास्ट है यहाँ पर फोर्थ विजिट होती है 36 हफ्तों में और टर्म प्रेगनेंसी में। लास्ट विजिट का मतलब है 36 एंड टर्म पीरियड, मतलब 36 वीक से ज़्यादा का टाइम हो जाए और उसके बीच में है जो आपको विजिट करना है। लेकिन एक यदि आइडियल विजिट की हम बात करें, अकॉर्डिंग कितनी एंटीनेटल विजिट करनी है आपको, टोटल 4 करनी है, ठीक है। लेकिन यदि एक आइडियल विजिट की बात करें तो यदि पॉसिबल हो तो आपको एवरी मंथ 7th मंथ तक एवरी मंथ आपको जाना है, मतलब आपकी 7 विजिट हो जाएंगी। क्लियर। 12 से 14 विजिट जो आइडियल विजिट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि जब आप कंसीव करते हैं उसके बाद से लेके एवरी मंथ 7 मंथ तक आपको अपने एवरी 4 वीक में चेकअप कराते रहना है। फिर आफ्टर द 7 मंथ और 35 वीक के बाद आपका जो चेकअप होगा एवरी 2 वीक्स में होगा, हर 2 हफ्तों में होगा। फिर आपका जैसे ही 36 वीक, 34, 35, 36 और मे बी आप 30 वीक के बाद से ही जनरली डॉक्टर जब 8th मंथ लगता है उस टाइम पे आपको 8वें महीने में हर 2 हफ्तों में बुलाते हैं। जैसे ही आपका 9th मंथ स्टार्ट होता है, मतलब आफ्टर 36 वीक के बाद डॉक्टर आपको एवरी वीक चेकअप के लिए बुलाते हैं, क्योंकि 37 वीक के बाद तो टर्म कंसीडर कर दिया जाता। हो सकता है इस दौरान 36 से 40 वीक के बीच में आपकी डिलीवरी ना हो जाए, इसीलिए आपको 12 से 14 जो एक आइडियल विजिट के तौर पे कंसीडर की जाती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी एक्स्ट्रा कैलोरीज नीड्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एक्स्ट्रा कितनी कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है, 300, 400, 200 या फिर 100 किलो कैलोरी। कितनी कैलोरीज एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको एक्स्ट्रा कैलोरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। लेकिन यदि आपको बात करते हैं हम कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान कितनी कैलोरी, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर नहीं पूछा है कि एक्स्ट्रा कैलोरी कितनी लेनी है फर्स्ट में, सेकंड में कि थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको पूछें तो आपको कहना है नो नीड फॉर एक्स्ट्रा कैलोरीज, क्योंकि इसमें ज़रूरत नहीं है। सेकंड में पड़ती है, थर्ड में पड़ेगी, थर्ड में सबसे ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि बेबी की बॉडी के ऊपर है जो फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है, इसके कारण आपको भी एक्स्ट्रा कैलोरी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी में यदि बात करें तो 300 किलो कैलोरीज, कितना, 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं। एक एवरेज नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी में 10 किलोग्राम से लेकर 12 किलोग्राम तक वेट है जो पड़ता है। यदि आपको ऑप्शन में 10 है, 11 है, 12 है,
तब आप मार्क करेंगे 11 kg, क्योंकि एक अप्रॉक्सीमेट है। क्या है? अप्रॉक्सीमेट है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप जितनी डाइट लेते हैं 1800 कैलोरी उतनी ही लीजिए। सेकंड थर्ड में आपकी डाइट है जो बढ़ जाएगी। सेकंड ट्राइमेस्टर में आपकी डाइट होगी 2200 किलो कैलोरीज। कितनी? 2200 किलो कैलोरीज। जो लास्ट ट्राइमेस्टर है उसमें होगी आपकी 2400 किलो कैलोरी पर डे। और यदि आयरन की बात करें तो आयरन 100 mg पर डे के हिसाब से दिया जाएगा, फॉलिक एसिड 500 mcg पर डे के हिसाब से। क्लियर? नेक्स्ट वन इज फर्स्ट TT immunization should be administered to the antenatal mother at which week of pregnancy। जो पहला TT का इंजेक्शन दिया जाता है प्रेगनेंसी में वो कब दिया जाता है? 12th वीक, 16th वीक, 20 वीक या फिर 24th वीक? किस हफ्ते की प्रेगनेंसी में है जो टिटनस टॉक्साइड का वैक्सीन दिया जाता है? 2 डोज दिए जाते हैं, 28 दिन और 4 वीक या फिर 1 महीने का गैप देके। तो फर्स्ट दिया जाता है 16 वीक की प्रेगनेंसी में, 4th मंथ में और 16th वीक की प्रेगनेंसी में। दूसरा 1 महीने का गैप देके दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज fetal movement felt around 18 to 20 week of pregnancy. If the fetal movement less than 10 to 12 fetal movement felt by the pregnant mother per day means fetuses। तो फीटल मूवमेंट माँ को जब फील हो रहे हैं 18 से 22 वीक की प्रेगनेंसी में, लेकिन उसके जो फीटल मूवमेंट हैं 10 से 12 बार से भी कम हो गए, एक दिन में 10 से 12 बार से फीटल मूवमेंट कम होते हैं उसको फील। इसका मतलब क्या है? फीटल वेल है, डिस्ट्रेस्ड है या प्रीमेच्योर है कि नन ऑफ दी अबव है। तो जनरली जो फीटल मूवमेंट फील होते हैं वो होते हैं 20 वीक की प्रेगनेंसी में। जो मल्टीपैरा हैं उनको आफ्टर 16-18 वीक के बाद फील होने लगते, लेकिन जो प्रीमी पैरा है उनको 20 वीक की प्रेगनेंसी में। वो क्या कहलाता है? क्विकनिंग। लेकिन जब यदि यही फीटल मूवमेंट 10 से 12 बार से भी एक दिन में कम हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है? जो यूट्रस में फीटस है वो क्या है? डिस्ट्रेस्ड है। क्या है? डिस्ट्रेस्ड है। कभी कभी जब भी फीटल मूवमेंट कम फील होते हैं तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस करते हैं उस प्रेग्नेंट लेडी को कि जैसे ही आपको जो आपके नॉर्मल डेली फीटल मूवमेंट आपको जितने टाइम पे फील होते हैं, आप चलें फिरें, जूस यदि नॉर्मल फील नहीं हो रहा है तो आप चलें फिरें, थोड़ा जूस पी लें, देन आफ्टर आप थोड़ा बैठें फिर चेक करें, तो हो सकता है कि सही से आए। लेकिन यदि इनकेस ऐसा नहीं होता है तो आपको एज सुन एज पॉसिबल अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना होगा। और यदि फीटल मूवमेंट 10 से 12 बार से भी कम हो रहे हैं तो आपको तुरंत है जो अपने डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि हो सकता बच्चे के लिए कुछ प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हो। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स आइडेंटिफाइज एज अ प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इनमें से एज अ नर्स है जो प्रिजम्पटिव साइन कौन से होंगे प्रेगनेंसी के? पॉजिटिव सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट, नोजिया, वॉमिटिंग, गॉडेल साइन या फिर एफासमेंट। एफासमेंट का मतलब होता है थिननेस ऑफ द सर्विक्स। ये होती है जब डिलीवरी के टाइम पर लेबर पहनाते हैं, सर्विक्स इतनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती है कि बहुत ही ज़्यादा थिन दिखेगी, मतलब ना के बराबर दिखने लगेगी, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? एफासमेंट। गॉडेल साइन है, नोजिया वॉमिटिंग है कि पॉजिटिव सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट है। क्या होगा यहाँ पर? तो होगा आपका नोजिया वॉमिटिंग, क्योंकि प्रिज्यूम मतलब आपको लग रहा है कि प्रेग्नेंट है। एमनोरिया हो गया, नोजिया वॉमिटिंग हो गया, हो सकता है पीरियड्स आपके किसी और रीज़न से भी स्टॉप हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक होता है प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल एंड पॉजिटिव। प्रिजम्पटिव मतलब आप एज्यूम कर रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। पॉजिटिव का प्रोबेबल का मतलब है जो आपका गायनेकोलॉजिस्ट चेक करके बताएगा वो। और पॉजिटिव कंफर्मेटरी साइन होंगे जो आपकी अल्ट्रासोनोग्राफी होगी जिसमें आपको फीटल हार्ट रेट सुनाई देगी, वो कहलाएगा। तो यहाँ पर जो प्रिजम्पटिव साइन है वो क्या है? पीरियड्स स्टॉप होना, ब्रेस्ट टेंडरनेस होना, नोजिया वॉमिटिंग होना, और यहाँ पर आपको थकावट होना, फेस पे पिगमेंटेशन आना। तो आप इन सब साइन को क्या कर रहे हैं? प्रिज्यूम कर रहे हैं, मतलब पता नहीं है या नहीं, लेकिन आपको लगता है कि प्रेग्नेंट हैं। प्रोबेबल में आपके आएंगे गॉडेल, सैगर, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। और पॉजिटिव में आपका होगा क्या? अल्ट्रासाउंड करी जाएगी तो उसमें आपको सीधा है जो फीटल हार्ट रेट सुनाई देगी, वो हो जाएगा। नेक्स्ट वन, पीरियड्स ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन।
तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का ड्यूरेशन रहा है वो कब तक का रहा है? 2002 से 2010 तक का, 2002 से 2012, 2007 से 2009 या फिर 2005 से 2012 तक का? कब तक का ड्यूरेशन यहाँ पे रहा है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM के लिए? तो NRHM के लिए जो ड्यूरेशन रहा है वो कब तक का रहा है? 2005 से 2012 तक का। 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च किया गया था। इसका एम था कि जो भी सर्विसेज हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं एक्सेसिबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए उन लोगों को जो गरीब हैं, वल्नरेबल ग्रुप हैं उनके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन विच ईयर प्राइमरी हेल्थ केयर कैम इनटू द प्रैक्टिस? प्राइमरी हेल्थ केयर कब प्रैक्टिस में आया था? ऑप्शन में 1952, 1978, 1975 या फिर 1982। तो यहाँ पर कौन सा ईयर है जब प्राइमरी हेल्थ केयर है जो प्रैक्टिस में आया था? तो 1978। अल्मा अटा डिक्लेरेशन के तहत प्राइमरी हेल्थ केयर और PSC है क्या? एसेंशियल हेल्थ केयर है। याद रखें एसेंशियल हेल्थ केयर। एसेंशियल हेल्थ केयर का मतलब है कि ऐसी केयर जो यूनिवर्सली एक्सेसिबल हो, एक्सेप्टेबल हो, पूरे तरीके से फुल जनता का यहाँ पर पार्टिसिपेशन हो, वो वाली केयर। और ये आया था अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस के तहत 1978 में। कब? 1978 में। क्लियर है? नेक्स्ट वन, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज। तो स्टडी है किसकी? डिसीज के जो कॉजेटिव एजेंट हैं उनकी, लेकिन पॉपुलेशन के ऊपर वो क्या है? एपिडेमियोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑन्कोलॉजी या फिर साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स, जो कि एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन के लिए है, तो वो कहलाएगी एपिडेमियोलॉजी। क्या होगी? एपिडेमियोलॉजी। और जो जॉन स्नो है इसके क्या है? फादर हैं। जॉन स्नो किसके फादर हैं? एपिडेमियोलॉजी के। पैथोलॉजी का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाना। ऑन्कोलॉजी का मतलब है कैंसर की स्टडी। और साइटोलॉजी का मतलब है सेल्स की स्टडी किया जाना। क्लियर? तो यहाँ पर स्टडी, अब यहाँ पर एपिडेमियोलॉजी का आपको ट्रायंगल एग्जाम में आता है, जिसमें आपका एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट रखा जाता है। फादर हैं जॉन स्नो। नेक्स्ट इज इन हेड्स असेसमेंट फॉर एडोलेसेंट एस स्टैंड फॉर। जो हेड्स असेसमेंट किया जा रहा है, तो इस हेड असेसमेंट में क्या है? इस हेड असेसमेंट्स में एस का मतलब क्या है? सेक्सुअलिटी, सेफ्टी, सुसाइड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। हेड असेसमेंट आपको एडोलेसेंट से 5 क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में। यहाँ पर जब आपको एडोलेसेंट हेल्थ से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, तो यहाँ पर वो आपको क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? एडोलेसेंट एज ग्रुप जो 10 से 19 साल तक है WHO के अकॉर्डिंग, इनकी प्रॉब्लम्स किस तरीके से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको आ सकती हैं। तो यहाँ पर हेड असेसमेंट में सभी चीज़ें आएंगी। होम एंड एनवायरनमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एक्टिविटीज़, ड्रग्स, सेक्सुअलिटी, सुसाइड, डिप्रेशन, सेफ्टी, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपकी आएंगी। तो इसीलिए आपका आंसर भी क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन, मैक्सिमम इंसिडेंस ऑफ पर्ट्यूसिस इज सीन इन। तो पर्ट्यूसिस के जो मैक्सिमम इंसिडेंस हैं वो यहाँ पर क्या हो सकते हैं? मतलब किस एज ग्रुप के लोगों को पर्ट्यूसिस सबसे ज़्यादा हो सकता है? ऑप्शन में है यहाँ पर 0 to 2 years, 3 to 4 years, 0 to 5 years या फिर 8 to 12 years। किसके लिए है जो पर्ट्यूसिस होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं? तो पर्ट्यूसिस के लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल हो सकता है एज ग्रुप, वो होता है यहाँ पर इन्फेंट एज ग्रुप। कौन सा? इन्फेंसी वाला एज ग्रुप। और वो होगा यहाँ पर 0 to 2 years वाला। कौन सा? 0 से 2 साल तक के बच्चों में जो यहाँ पर एजेंट है वो क्या है? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम का कॉजेटिव एजेंट है, को कहा जाता है 100 दिन की खांसी। पर्ट्यूसिस का मतलब ही क्या है? खांसना। 100 दिन की खांसी मतलब है
ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के थ्रू फैलेगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कॉजेटिव एजेंट क्या है। बहुत आता है पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस में से आपको एक तो वैक्सीन वाला क्वेश्चन आता है कि डीपीटी का कौन सा कंटेनिंग पार्ट है जिसको कन्वर्जन वाले बच्चों में नहीं दिया जाता, तो पर्ट्यूसिस। फिर पर्ट्यूसिस का दूसरा नाम वूफिंग कफ और 100 दिन की खांसी। कॉजेटिव एजेंट है इसका बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम का बैक्टीरिया, और ये 0 से जो 2 साल की एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। क्लियर। नेक्स्ट वन, फ्लैग साइन इज अ क्लिनिकल फीचर ऑफ विच डिसीज। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में ही अक्टूबर में 1 अक्टूबर को गुजरात में जो स्टाफ नर्स का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया था फ्लैग साइन किस डिसीज का फीचर है। रिकेट्स का, पोलियोमाइलाइटिस, मरासमस या फिर क्वासियोरकर का। फ्लैग साइन देखने को मिलता है किसमें, क्वासियोरकर में। किसमें, क्वासियोरकर वाले बच्चों में जो बाल हैं उनके इस तरीके से होंगे, झंडे जैसे लगेंगे, तो उसको क्या कहा गया है, फ्लैग साइन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्रायोरिटी नीड दैट मस्ट इंक्लूड इन द केयर ऑफ अ चाइल्ड हु इज हैविंग निमोनिया। तो यदि किसी बच्चे के लिए क्या है, निमोनिया है, क्या है, यदि किसी बच्चे को क्या है, निमोनिया हुआ है, तो यहाँ पर आप उसकी केयर में क्या करेंगे, रेस्ट करवाएंगे, ट्राईसाइकिल राइडिंग कराएंगे, न्यूट्रिशन देंगे या फिर रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज कराएंगे। तो यहाँ पर जो निमोनिया वाला बच्चा है उसमें जो बेस्ट एक्टिविटी आपकी होगी वो होगी यहाँ पर क्या, रेस्ट। रेस्ट करने से जो बच्चे को क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड, आप जितना ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे उतनी ज़्यादा आपको ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी और निमोनिया में प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए आप बच्चे को रेस्ट कराएंगे तो जो ऑक्सीजन डिमांड है वो क्या रहेगी, थोड़ी कम होगी रेस्ट के टाइम पर, और मेटाबॉलिक नीड्स भी कम रहेगी, तो बच्चा ठीक होगा। इसीलिए इवन सर्दी खांसी में भी कहते हैं कि आप रेस्ट कर लो तो आप ठीक हो जाओगे, रीज़न यही है। तो यहाँ पर रेस्ट करने से क्या होगा, रेस्ट रिड्यूस द नीड फॉर ऑक्सीजन एंड रिड्यूस द मेटाबॉलिक नीड्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अनडिसेंडेंट टेस्टिस। तो यदि टेस्टिस हैं जो स्क्रोटम में है नहीं आ पाई उसको क्या कहा जाएगा, अनडिसेंडेड हैं। ओम्फेलोसील, एपिस्पेडियासिस, क्रिप्टोर्चिडिज्म या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यदि अनडिसेंडेंट टेस्टिस हैं क्या टर्म यूज़ किया जाएगा, ओम्फेलोसील, एपिपेडियासिस, क्रिप्टोर्चिडिज्म या फिर ऑल ऑफ दी अबव। अनडिसेंडेंट टेस्टिस के लिए जो टर्म अपनाया जाएगा वो क्रिप्टोर्चिडिज्म। जनरली ये जब बच्चा यूट्रस में ही रहता है उसी टाइम पर बच्चे की जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम में क्या हो जाती हैं, डिसेंड हो जाएंगी, क्या होंगी, आ जाएंगी, स्क्रोटम में आ जाएंगी। लेकिन कुछ रीजन से नहीं आ पाती हैं, तो कुछ कभी कभी आफ्टर डिलीवरी के बाद डॉक्टर वेट करते हैं कि अपने आप 1 साल की उम्र तक आ जाएंगी, डिसेंड हो जाएंगी स्क्रोटम में, लेकिन नहीं हो पाती हैं। यदि हो गई अपने आप मैनुअली कुछ मसाज वगैरह करके तो ठीक है, लेकिन नहीं होती फिर सर्जरी की जाती है। तो इसी के लिए अनडिसेंडेंट टेस्टिस को क्या कहा जाता है, क्रिप्टोर्चिडिज्म। इस तरीके से नॉर्मली जो टेस्टिकल्स हैं क्या रहेंगे, स्क्रोटम में रहेंगे। स्क्रोटम एक पाउच टाइप का सैक है, लेकिन जब यदि यही क्या हो पाए, टेस्टिकल है, डिसेंड ना हो पाए, एक हो जाए, हो सकता है स्क्रोटम में, दूसरे साइड का ना हो सकता दोनों अनडिसेंडेड हो, तो इसको क्या कहा जाता है, क्रिप्टोर्चिडिज्म। नेक्स्ट वन इज स्टोरेज हाउस ऑफ आयरन इन अ सेल इज। तो स्टोरेज हाउस क्या है आयरन का सेल्स में, WBC, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, प्लेटलेट्स या फिर राइबोसोम। क्या है सेल्स का स्टोरेज हाउस, आयरन को स्टोर करती है सेल्स, तो स्टोरेज हाउस क्या है, तो स्टोरेज हाउस क्या होगा यहाँ पर, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। क्या है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। नेक्स्ट वन इज JSY स्टैंड फॉर। JSY का मतलब क्या है, जननी स्वच्छता योजना, जन सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना या फिर जन सुलभ शौचालय योजना। JSY जो स्कीम है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, जननी सुरक्षा योजना। क्या है ये, जननी सुरक्षा योजना। ये योजना लाई गई थी NHM के तहत, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत।
इस योजना को लॉन्च किया गया था 12 अप्रैल 2005 में। तो योजना कब लाई गई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू ऑफ डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ द हिप्स। तो हिप्स का जो DDH क्या है? DDH मतलब डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ द हिप। यहाँ पर सही पॉइंट इसके लिए क्या हो सकता है? ऑप्शन में है इट इज़ मोर कॉमन इन बॉयज देन गर्ल्स, इट इज़ एसोसिएटेड विथ पॉलीहाइड्रोमनियोस, इट इज़ एसोसिएटेड विथ ब्रीच पोजीशन, या फिर आ डिसलोकेटेबल हिप एबडक्ट्स इजीली बट कैन नॉट बी फ्लेक्स्ड। DDH डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ द हिप्स, इसको पहले कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ द हिप्स के नाम से भी जाना जाता था, और अभी भी यदि आपको आए तो आपको ये दोनों टर्म सेम है, DDH या फिर CDH। CDH का मतलब होता है कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ द हिप, या फिर डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ द हिप, दोनों सेम ही नाम है। जब न्यूबॉर्न बेबी के डिसलोकेट, और डिसलोकेट का मतलब जो एक सही जगह पर होना चाहिए वहाँ ना हो, तो ऐसे केसेस को क्या कहा जाएगा? डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ द हिप्स। और जनरली ये देखने को मिलता है जिन बच्चों की जो पोजीशन होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो एक करेक्ट पोजीशन कंसीडर की जाती है वो कौन सी होती है? सेफेलिक वर्टेक्स पोजीशन, जिसमें हेड डाउन हो। कहाँ हो? हेड डाउन हो, नीचे की तरफ हो। लेकिन ब्रीच में क्या होगा? बटक्स प्रेजेंटिंग पार्ट होगा और हेड ऊपर की तरफ होगा। तो ऐसे केसेस में डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर भी जो सही पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? बॉयज़ देन गर्ल्स से बिल्कुल भी सही नहीं होगा। पॉलीहाइड्रोमनियास के केसेस में तो इसमें तो और ही नहीं होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लूइड होगा, बच्चा उसी में फ्लोट करते रहेगा। तीसरा केस है यहाँ पर ब्रीथ पोजीशन। तो ब्रीथ पोजीशन है जो एक ऐसा केस है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि यदि ब्रीथ पोजीशन है तो बच्चे को डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया होने के चांसेस हैं। यहाँ पर उतना स्पेस रहेगा नहीं जो आपको सेफेलिक पोजीशन वाले बच्चे को मिलेगा कंपेयर टू ब्रीच के, जगह वही होगी, लेकिन एक तरीके से उतने हम कह सकते हैं मूवमेंट उतना नहीं हो पाएगा, जिसके कारण उतना डेवलपमेंट भी होना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा जाएगा? इट इज़ एसोसिएट विद द ब्रीथ पोजीशन। पॉलीहाइड्रोमनियोस में क्या होगा कि जो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल है वो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2000 ml से भी ज़्यादा। कितना? 2000 ml से ज़्यादा, या फिर मोर देन 25 सेंटीमीटर। जो AFI इंडेक्स है वो कितना हो जाएगा? मोर देन 25 सेंटीमीटर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कि ब्रीच पोजीशन से रिलेट करेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज योर टिपिकल ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट? तो यहाँ पर कौन सा है जो टिपिकल है क्लेफ्ट लिप और पैलेट को लेके? ऑप्शन में है यहाँ पर क्लेफ्ट पैलेट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट लिप इज ऑलवेज associated with cleft palate, या फिर cleft palate is repaired at 9 months to help speech, cleft lip is repaired as 3 months to help the speech। तो यहाँ पर cleft lip palate को लेके यहाँ पर सही पॉइंट क्या होगा? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो सही पॉइंट है वो क्या है। तो जो क्लेफ्ट लिप और पैलेट को लेके सही पॉइंट है वो क्या है? पहली चीज़ यहाँ पे एक सर्जरी की बात की जाती है कि सर्जरी को जो एज एक कंसीडर की जाती है, और रूल ऑफ 10 यूज़ किया जाता है। मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ कि रूल ऑफ 10 है वो किसके लिए यूज़ होता है? रूल ऑफ 10 ये यूज़ होता है किसके लिए? सर्जिकल रिपेयरिंग रूल है। किसके लिए यहाँ पर है ये है क्लेफ्ट रिपेयर के लिए। किसके लिए? क्लेफ्ट रिपेयर के लिए। अब यहाँ पर ये जो क्लेफ्ट रिपेयर वर्ड यूज़ किया गया है, कुछ बच्चों में कंजेनाइटल एक डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट नहीं कहेंगे, डेवलपमेंटल डिफेक्ट कहेंगे हम, कि जो लिप्स है, जो पैलेट है और जो लिप है यहाँ पर क्या है आपको कटे हुए से देखने को मिलेंगे, तो वो कहलाता है क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। लेकिन यदि रूल ऑफ 10 की बात करी जाए तो यहाँ पर इस रूल ऑफ 10 का मतलब क्या होगा कि बच्चे की एज क्या है? एज की बात करें हम तो कितना होगा? 10 वीक्स यदि बच्चे की एज हो, क्या है? 10 वीक्स एज हो, और जो वजन है 10 पाउंड, कितना? 10 पाउंड्स हो गया हो, और जो HB लेवल है कितना हो? 10 mg/dl।
ये यहाँ पर रूल ऑफ 10 के पॉइंट है। क्या है? रूल ऑफ 10 के पॉइंट है। और जो WBC काउंट है, ये WBC काउंट भी कितना होना चाहिए? लेस देन 10,000, मतलब कि इन्फेक्शन ना हो। तो यहाँ पर ये इतना क्या है? रूल ऑफ 10 जो क्लेफ्ट रिपेयरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। आपको यहाँ पे याद रखना है, उम्र 10 वीक्स तक की हो, एटलीस्ट 10 वीक्स एज हो बच्चे की और इससे ज़्यादा हो, वेट 10 पाउंड का हो, हीमोग्लोबिन लेवल 10 mg/dl तक हो, WBC लेस देन 10,000 हो। तो रूल ऑफ 10 के यहाँ पे पॉइंट है। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं सर्जरी की, जो क्लेफ्ट रिपेयरिंग सर्जरी होती है, तो यहाँ पर इस क्लेफ्ट रिपेयरिंग सर्जरी के अकॉर्डिंग क्या है? क्लेफ्ट लिप सर्जरी के लिए यहाँ पर जो सही एज कंसीडर की जाती है वो होती है 3 to 6 मंथ तक। कितनी? 3 to 6 मंथ की एज यहाँ पे क्लेफ्ट लिप सर्जरी के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो क्लेफ्ट पैलेट है इसमें 9 मंथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस एज तक बच्चा बोलने लगता है, इसलिए 3 to 6 मंथ। तो यहाँ पर रिपेयरिंग, यहाँ पे देखिए जो पॉइंट कहे गए हैं कि ज़रूरी नहीं है कि क्लेफ्ट पैलेट हो और लिप हो, साथ में हो सकता है कोई एक प्रॉब्लम हो सकता दोनों हो। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन तो आपके नहीं होंगे। 3 महीने की उम्र में बच्चा बोलता तो है नहीं, बोलना स्टार्ट करते हैं जनरली बच्चे 9 मंथ की एज में। तो क्लेफ्ट पैलेट इज रिपेयर्ड एट 9 मंथ टू हेल्प द स्पीच। क्लियर है? रूल ऑफ 10 जो कि मिलार्ड रूल के नाम से जाना जाता है, वो यूज़ किया जाता है क्लेफ्ट रिपेयरिंग सर्जरी के लिए। नेक्स्ट वन है यहाँ पर A 2-day-old baby who is at home and looks visually jaundiced should। तो यदि 2 दिन का बच्चा है, घर पे ले गए आप या फिर डिलीवरी घर पे हुई है, 2 दिन का बच्चा है, उसको जॉइंटिस जैसे दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे? हैव फोटोथेरेपी इन हॉस्पिटल, बी प्लेस्ड इन द सनलाइट विच कन्वर्ट्स अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन टू अ सेफर फॉर्म, बी प्लेस्ड अंडर फोटोथेरेपी विच कन्वर्ट्स अनकॉन्जुगेटेड टू कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, या फिर शुड हैव देयर बिलीरुबिन मेजर्ड। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? यदि 2 दिन का बच्चा है, घर पे है और यहाँ पर वो क्या है? जॉइंटिस टाइप का दिख रहा है, पीला पीला दिख रहा है, तब आप क्या करेंगे? तो फोटोथेरेपी तो आप तब जो हॉस्पिटल में ला के देंगे जब कंफर्म हो जाएगा कि उसको जॉइंटिस है या नहीं। फोटोथेरेपी एक बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है जॉइंटिस के लिए, तो वो बाद में देंगे जब कंफर्म होगा। सनलाइट में करेंगे आपकी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कन्वर्ट करने का काम, लेकिन आपको लग रहा है कि विजिबली जॉइंटिस है लेकिन सही आपको पता नहीं है, तब आपको क्या करना है? हॉस्पिटल ले जाके सबसे पहले बच्चे का बिलीरुबिन लेवल चेक कराना है। अपने जो आप देख रहे हैं, कुछ केसेस में धूप में रख लेते हैं आप बच्चों को, ज़रूरी भी है वो इसीलिए कि विटामिन डी तो मिलेगा ही मिलेगा बच्चे को, साथ में जॉइंटिस होने को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि जॉइंटिस टाइप का दिख रहा है, तब ऐसे केस में आपको धुआं में जो डंडा मारने का काम नहीं करना है, बच्चे का बिलीरुबिन लेवल है जो सबसे पहले चेक कराना है। और ऐसे केस में आपको हॉस्पिटल लेके जाना है। क्या करना है? हॉस्पिटल लेके जाना है। ब्लड टेस्ट हो सकता है बच्चे का, बिलीरुबिनोमीटर से पता चलेगा कि कितना बिलीरुबिन लेवल बढ़ा हुआ है, उस लेवल के हिसाब से है जो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन, Which one of the following is true of weight loss in the first week of life? तो यदि शुरुआती के पहले हफ्ते में बच्चे का वजन घटता है तो उसको लेके सही पॉइंट यहाँ पे क्या है? ऑप्शन में वेट लॉस ऑफ अप टू 12.5% बर्थ वेट इज टू बी एक्सपेक्टेड इन ब्रेस्ट फीड बेबीज। ब्रेस्ट फीड बेबीज यूजुअली लॉस अ लिटिल मोर वेट देन फॉर्मूला फीड बेबीज। Weight loss of more than 12.5% is often associated with hyponatremic dehydration. 5% birth weight is an indication for a feeding assessment। तो यहाँ पे आपका सही पॉइंट क्या होगा? फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ को लेके बच्चे का वजन घट रहा है तो सही पॉइंट क्या होगा? पहली चीज़ हमेशा अपने दिमाग में सेट करके रखनी है कि 12% तक वजन नहीं घटता है, चाहे वो बॉटल फीडेड हो या फिर वो बच्चे कैसे हों, ब्रेस्ट फीडेड हों। घटता कितना है? शुरुआती कुछ दिनों में 10% वजन घटता है, लेकिन आफ्टर दैट वो बढ़ना भी स्टार्ट होता है। शुरू के 10% क्यों? इवापोरेशन होने के कारण बच्चे का वजन घटेगा। एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा तैरता रहता है, जब वो बाहर आएगा दूसरे जो बाहरी इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करेगा, थोड़ा बहुत वेट लॉस होता है, वो लेस देन 10% ही होता है, 12.5% तो नहीं होता है। और ये उन बच्चों का वजन ज़्यादा घटता है कंपेयर टू ब्रेस्ट फीडेड बॉटल फीडेड बेबी का है, जो फार्मूला फीड बेबीज होते हैं। तो
तो यहाँ पर उन बच्चों का वजन कैसा होगा, ब्रेस्ट फीडेड बेबीज़ का वजन लॉस अ लिटिल मोर वेट देन फार्मूला फीड बेबी। जो फार्मूला वाले बच्चे होते हैं कंपेयर टू ब्रेस्ट फीड बेबीज़ के, उनका वजन ज़्यादा घटता है। और यदि वजन बढ़ने की भी बात करें हम, तो ब्रेस्ट फीड वाले बेबी होते हैं, कुछ बेबी अच्छे हेल्दी देखने को मिलेंगे, कुछ बॉटल फीड वाले हेल्दी देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट फीड कराना सही नहीं है। ब्रेस्ट फीड है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक बच्चे को नरिश करने के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि जो ब्रेस्ट फीडिंग वाले बेबीज़ हैं उनका वजन ज़्यादा घटता है कंपेयर टू फार्मूला फीड बेबीज़ के। यदि 12.5% से ज़्यादा घटता है वजन, तब तो एक सीरियस प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, बच्चे को चेक कराने की ज़रूरत है, हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। हो सकता है बच्चे को हाइपरनेट्रेमिया हो जाए, लेकिन यदि बच्चे का वजन 10% से कम घटता है तो ये नॉर्मल है शुरू के फर्स्ट वीक में, लेकिन आफ्टर दैट ही बढ़ना भी स्टार्ट हो जाता है। A 30-year-old woman present with complaint of heavy menstrual bleeding and pelvic pain. On transvaginal ultrasound, a 5 cm complex cystic mass is identified on the right ovary. Serum cancer antigen 125 level is elevated. What is the most likely diagnosis? तो यहाँ पर देखिए 30 साल की महिला है, बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ साथ पेल्विक पेन भी हो रहा है। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी की गई है जिसमें 5 सेंटीमीटर की सिस्टिक मास है जो आइडेंटिफाई हुआ है। यहाँ पर ओवेरियन सिस्ट नहीं है, सिस्टिक मास है जो आइडेंटिफाई हुआ है राइट ओवरी में। और यहाँ पर ब्लड टेस्ट कराया गया तो सीरम कैंसर एंटीजन है जो 125 लेवल पर है और इससे ज़्यादा ही बढ़े हुए मिले हैं। जो 125 है मतलब बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल 35 यूनिट पर ml तक होता है, तो यहाँ पर 125 है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, यहाँ पर क्या होगा डायग्नोसिस, एंडोमेट्रियोमा, सीरस साइटोडेनोमा, मैच्योर सिस्टिक टेराटोमा या फिर ओवेरियन कैंसर। यहाँ पर क्या होगा, यदि 30 साल की महिला है आपकी, बहुत ज़्यादा हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, साथ में पेल्विक पेन भी है, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी एक प्रोब यूज़ किया जाता है वाया वेजाइना इंसर्ट करके, उसको कहा जाता है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी। तो इसमें 5 सेंटीमीटर का सिस्टिक मास है जो आइडेंटिफाई हुआ है राइट ओवरी में। और जो सीरम कैंसर एंटीजन, सीए का मतलब है कैंसर एंटीजन 125 एलिवेट निकला है, जो नॉर्मली रहेगा ये, लेकिन यहाँ पर इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, जो CA 125 है। यदि हम नॉर्मल बात करें हम तो 0 to 35 यूनिट पर ml ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। एक नॉर्मल रेंज होती है इसकी 0 से रहे 35 के बीच में, लेकिन जब ये 125 आया है निकल कर तो ये ओवेरियन कैंसर है। क्या है, ओवेरियन कैंसर की कैटेगरी में रखा जाएगा। यहाँ पर ओवेरियन कैंसर के अलावा यदि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो उस दौरान भी हाई रहता है, लेकिन उस दौरान 125 तक के नहीं जाएगा। और यहाँ पर सिस्टिक मास भी आइडेंटिफाई हुआ है, तो ये क्या है यहाँ पर ओवेरियन कैंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, एलिस टिश्यू फोर्सेप, केलिस फोर्सेप या फिर वल्सेलम या फिर ओवम फोर्सेप्स, क्या है यहाँ पर तो यहाँ पर जो आपको इमेज दिख रही है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आते हैं, ये है यहाँ पर क्या, वल्सेलम फोर्सेप्स। क्या है, वल्सेलम फोर्सेप्स। नेक्स्ट है इन द बाइसोप स्कोरिंग सिस्टम व्हाट डज अ हायर स्कोर इंडिकेट। तो बाइसोप स्कोर यहाँ पे सिस्टम यूज़ किया जा रहा है। तो बाइसोप स्कोर के अकॉर्डिंग क्या है, बाइसोप स्कोर के अकॉर्डिंग है जो यहाँ पर यदि स्कोरिंग ज़्यादा आती है तो ये क्या है, मोर फेवरेबल कंडीशन फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, लेस फेवरेबल कंडीशन फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, नो कोरिलेशन विथ लेबर इंडक्शन सक्सेस या फिर इंक्रीज रिस्क ऑफ फीटल डिस्ट्रेस। तो यहाँ पर बाइसोप स्कोरिंग सिस्टम है जो यूज़ किया जाता है, न्यूमेरिकल स्कोरिंग सिस्टम है। सर्विक्स लेबर के लिए तैयार है या नहीं उसके लिए यूज़ किया जाता है, लेबर को इंड्यूस करने के लिए स्कोरिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो एक रेंज होती है सर्वाइकल राइटनिंग के लिए, क्या है, सर्वाइकल राइटनिंग के लिए एक यहाँ पर स्कोरिंग सिस्टम है, तो इसकी रेंज होती है 0 to 13 तक। स्कोर रेंज 0 to 13 होती है। तो जितनी ज़्यादा
विथ हायर, जो जितनी ज़्यादा यहाँ पर स्कोरिंग रहेगी, मतलब सर्विक्स उतनी ज़्यादा क्या है यहाँ पर, सर्वाइकल राइपनिंग के लिए स्कोरिंग 0 से 13 है यदि, तो ये 12-13 तक या 10 के आगे स्कोरिंग जाती है, मतलब सर्विक्स रेडी है लेबर इंड्यूस करने के लिए। मतलब यहाँ पर क्या होगा, मोर फेवरेबल कंडीशन फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है हाई स्कोरिंग यहाँ पर इंडिकेट हो रही है, तो यहाँ पर इससे पता चलेगा यदि हाई स्कोरिंग है मतलब 8 से ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए हाई स्कोर बताया जा रहा है मतलब मोर देन 8, क्या है, मोर देन 8, और यहाँ पर मोर देन 8 है मतलब सर्विक्स क्या है, फेवरेबल कंडीशन में है, लेबर को आप सक्सेसफुली इंड्यूस करा के वेजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं। वाइस ऑफ स्कोरिंग सिस्टम वेजाइनल डिलीवरी के लिए है, सिजेरियन के लिए नहीं है। यदि यही स्कोर लो स्कोर की हम बात करें तो लो स्कोर में 6 या फिर इससे कम होगा, इससे कम होगा, इस दौरान है जो हमें इंड्यूस करने के लिए मेडिकेशन देनी होंगी, मेडिकेशन देनी होंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर विच वैक्सीनेशन इज़ नॉट सेफ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीनेशन सेफ नहीं है, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा या फिर एमएमआर, तो कौन सी वैक्सीन सेफ नहीं होंगी, तो वो होंगी यहाँ पर एमएमआर, मीजल मम्स रूबेला, क्या है, मीजल मम्स रूबेला, जो कि प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती, वन रूबेला के लिए तो टेस्ट ही किया जाता है। नेक्स्ट वन इज इन द ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज बंडल बी लिंच सूचर रिफर्स टू, ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज का मतलब है प्रेगनेंसी में यदि ब्लीडिंग होती है वो एंटीनेटल, इंटरनेटल या पोस्टनेटल होती है, तो यहाँ पर बी लिंच सूचर हैं जो यूज़ किए जाते हैं। बी लिंच सूचर क्या है, अ मेथड ऑफ यूट्राइन आर्टरी लिगेशन, अ टेक्निक फॉर मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा, अ कंप्रेशन सूचर टू कंट्रोल यूट्राइन ब्लीडिंग या फिर अ प्रोटोकॉल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग ब्लड प्रोडक्ट्स। ऑब्स्टेट्रिकल हेमरेज में बी लिंच सूचर का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, यूट्राइन ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, क्या है, यूट्राइन ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए रजिस्टर्ड की है। तो यहाँ पर बी लिंच सूचर का इस्तेमाल किया जाता है यदि पोस्टपार्टम हेमरेज के दौरान, मतलब आफ्टर द डिलीवरी के बाद यदि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है, पीपीएच की कंडीशन यदि डेवलप होती है, तो यूट्राइन कंप्रेशन सूचर टेक्निक, इसको क्या कहा जाता है, यूट्राइन कंप्रेशन सूचर टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब लार्ज नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है जो यूट्रस के चारों तरफ है जो सूचरिंग की जाएगी ताकि ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके, ब्लड वेसल को कंप्रेस किया जा सके। तो यहाँ पर यूट्रस के यदि अपर पार्ट से ब्लीडिंग होती है तो उस दौरान इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे यदि आपको इमेज बेस्ड पूछें तब भी आपको याद रखना है कि यदि पीपीएच में बी लिंच सूचर पूछा गया है तो यदि पीपीएच मैनेज नहीं हो रहा है तो उस दौरान नॉन एब्जॉर्बेबल सूचरिंग यूज़ किए जाएंगे जो कि यहाँ पर ब्लीडिंग को क्या करेंगे, आर्टरीज को कंप्रेस करके ब्लीडिंग को क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करके ब्लीडिंग रोकने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है रिकमेंडेड डेली डोज ऑफ आयरन सप्लीमेंटेशन इन प्रेग्नेंट वुमेन विथ एनीमिया इज, क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है। यदि आपको कहा डेली डोज कितना होगा आयरन का, लेकिन साथ में कहा है प्रेगनेंसी में एनीमिया भी हुआ है, मतलब हीमोग्लोबिन कम है, खून की कमी है, कितना देना है 10 mg, 20 mg, 30 mg या 120 mg। तो यदि यहाँ पर आयरन सप्लीमेंटेशन की बात की जाए प्रेगनेंसी में आयरन फॉलिक एसिड तो दिया जाता है, लेकिन यदि एनीमिया होगा तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, ऑलरेडी कम है तब यहाँ पे देना है आपको 120 mg। ये देखिए WHO के अकॉर्डिंग और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अकॉर्डिंग अलग अलग है। यदि हम बात करें डेली डोज की, हम बात करते हैं आयरन की, तो आयरन डेली होता है 60 mg, कितना, सॉरी 120 mg आयरन डेली रहेगा WHO के हिसाब से। यदि नॉर्मल बात की जाए नॉर्मल प्रेगनेंसी में तो 60 mg आयरन है, 400 mg फॉलिक एसिड होगा टिल द टर्म, मतलब डिलीवरी होने के पहले तक। प्रोफाइल एक्सिस का मतलब है यहाँ पर मैनेजेबल। फिर यदि एनीमिया निकल के आता है तब 120 mg आयरन देना है और हमें 400 mg फॉलिक एसिड देना है टिल टर्म तक। और यदि यहाँ पर पोस्टपार्टम की बात करें तो 60 mg आयरन देना है, 400 mg फॉलिक एसिड देना है 3 महीने तक।
WHO के अकॉर्डिंग हो गया। लेकिन यदि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं तो डेली 100 mg आयरन प्लस 500 mg फॉलिक एसिड दिया जाता है 6 महीनों तक। ये प्रोफाइलैक्सिस डोज है। लेकिन यदि एनीमिया कंसीडर हो जाता है आपकी क्लाइंट को, तो माइल्ड एनीमिया है, 2 आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट एक दिन में 100 दिनों तक, मतलब 200 हो गई। फिर मॉडरेट है तो IM आयरन इंजेक्शन थेरेपी प्लस ओरल फॉलिक एसिड दिया जाएगा। सीवियर एनीमिया निकलता है तो IV सुक्रोज है जो एडमिनिस्टर किया जाएगा। तो यहाँ पे तीनों कैटेगरी याद रखना। यदि आपको डायरेक्ट पूछा कि एनीमिया है मतलब कंसीडर हो गया, तो ट्रीटमेंट वाला पोर्शन आपको पढ़ना होगा। तो 120 mg आयरन देना है, क्लियर। यदि आपको कहा गया कि प्रेगनेंसी में कितना आयरन देंगे हम, तब आपको कहना है 60 mg, बस कितना 60 mg। लेकिन यदि एज पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का दे दें तो डेली 100 mg देना है, क्लियर है। यहाँ पर दोनों के रिगार्डिंग याद रखना है। यदि आप नॉर्मल एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ पे आपको WHO की या MOHFW की जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको याद दोनों में ही रखना है। नेक्स्ट है, मिसिज रश्मि वॉज एडमिटेड फॉर डिलीवरी व्हेन असेसिंग फीटल हार्ट रेट स्टेटस ड्यूरिंग लेबर द मॉनिटर डिस्प्लेड लेट डिसेलरेशन विथ टैकीकार्डिया एंड डिक्रीजिंग वेरिएबिलिटी द नर्स इंटरप्ट्स इट एन। तो यहाँ पर कोई आपकी क्लाइंट है, रश्मि हो गई, रानी हो गई, जिया हो गई, कोई भी हो गया, तो यहाँ पर फीटल हार्ट रेट असिस्ट करती हैं। तो फीटल हार्ट रेट यहाँ पर क्या हो रही है, स्टेटस FHR स्टेटस चेक करते हैं हम, तो यहाँ पर हो रहा है कि डिसेलरेट हो रहा है, डिसेलरेशन हो रहा है, टैकीकार्डिया हो रहा है। टैकीकार्डिया होता है, एक होता है ब्रेडीकार्डिया, एक होता है टैकीकार्डिया। तो यहाँ पर टैकीकार्डिया का केस हो रहा है और वेरिएबिलिटी क्या हो रही है, कम होते जा रही है। तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे, नॉर्मल है बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टैकीकार्डिया भी क्या हो रहा है, ऐड होते जा रहा है। ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ फीटल हेड ड्यूरिंग डिसेंट, ये भी नॉर्मल नहीं है। ड्यू टू डिहाइड्रेशन एंड लेबर एंड इंक्रीज आई फ्लूइड, ये भी नहीं है। यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी एंड एन इमरजेंसी सिचुएशन। तो यदि यहाँ पर FHR क्या हो रही है, FHR यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, टैकीकार्डिया का केस हो रहा है। तो यहाँ पर टैकीकार्डिया के केस में ये क्या हो गई, एक तो इमरजेंसी तो हो ही गई यहाँ पर, चाहे वो IV चढ़ाने का भी वहाँ पे वो नहीं है ना, ये नॉर्मल है, वो ना हेड डिसेंट हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये हो रहा है। यहाँ पर यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी के कारण यहाँ पर क्या हो रही है कि इमरजेंसी कंडीशन हो रही है। तो यहाँ पे इमीडिएटली आपको अपने क्लाइंट के लिए इमरजेंसी के लिए रेडी करना होगा। While the postpartum woman is receiving heparin for thrombophlebitis, which of the following drug would the nurse expect to administer if the client develop complication related to heparin therapy? सीधा सा क्वेश्चन है। पोस्टपार्टम वूमेन है मतलब आफ्टर डिलीवरी के बाद वाली क्लाइंट है आपकी, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की कंडीशन हुई है, तो उसको मैनेज करने के लिए हेपेरिन उसको क्या हो रहा है, दिया जा रहा है। तो एज अ नर्स आपको पता होना चाहिए यदि हेपेरिन की टॉक्सिसिटी होती है तो आप क्या देंगे, फिर कैल्शियम ग्लूकानेट, प्रोटामाइन सल्फेट, मेथार्जिन या फिर नाइट्रोफ्यूरेंटिन, कौन सी मेडिकेशन आप देंगे। तो यदि हेपेरिन आप एडमिनिस्टर करते हैं या करने वाले हैं तो उस दौरान आपकी ट्रे में साथ में उस ड्रग का एंटीडोट भी होना चाहिए। यहाँ पर वही है, तो हेपेरिन का एंटीडोट यहाँ पे क्या होगा, प्रोटामाइन सल्फेट है जो उसको दिया जाएगा। यदि ओवरडोज या कॉम्प्लिकेशन या टॉक्सिसिटी डेवलप होती है हेपेरिन के कारण, तो यहाँ पे प्रोटामाइन सल्फेट इंजेक्ट किया जाएगा। फिर यहाँ पर द प्रेग्नेंट वुमेन कंप्लेन ऑफ नम्बनेस एंड पिंस एंड निडल्स इन हर फिंगर एंड हैंड, द कंडीशन इज कॉल्ड एज। ये अभी एग्जाम में आया था, राजस्थान के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। यदि किसी प्रेग्नेंट लेडी को नम्बनेस फील होती है, पिंस निडल्स से भी उसको ऐसे ही लगता है कि हाथों में क्या हो रहा है, झिंझनी टाइप लग रही है, तो यहाँ पर क्या है, फिंगर एंड हैंड्स में कार्पल टनल सिंड्रोम, वेरिकोसाइट्स, पाइका या फिर हार्टबर्न, ये प्रेगनेंसी में कभी कभी कॉमन ही है, प्रेगनेंसी में होने वाली है प्रॉब्लम। बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स भी डेवलप होती हैं। तो यहाँ पर पिंस एंड निडल्स वाला केस यदि आपको पूछें तो ये क्या होगा, ये होगा कार्पल टनल सिंड्रोम। क्या होगा, कार्पल टनल सिंड्रोम। तो यहाँ पे जो कंडीशन डेवलप हो रही है वो क्या है, कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम में मीडियन नर्व है क्या होगी, कंप्रेस्ड होती है। यहाँ पर आपकी आर्म में और रिस्ट में
क्या रहेगा, एक तरीके से नर्व है जो पिंच होगी और उस दौरान आपको झिंझिनी टाइप क्या है, नंबनेस टाइप लगेगी। तो यहाँ पर एक क्या है, एक नॉर्मल कंडीशन है और आफ्टर डिलीवरी के बाद धीरे धीरे ठीक भी हो जाती है। नेक्स्ट वन, द सुमन प्रोग्राम इन इंडिया फोकस ऑन। तो सुमन स्कीम है जो इंडिया में ये किस चीज़ पर काम करती है, सुमन इनिशिएटिव है जो यहाँ पर किस चीज़ पे काम करता है, प्रोमोटिंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, रिड्यूसिंग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इम्प्रूविंग एक्सेस टू क्वालिटी एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर, या फिर प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिजेस। किसके लिए है सुमन प्रोग्राम, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, क्या है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन यहाँ पर ये स्कीम है। तो यहाँ पर नो कॉस्ट एंड जीरो टॉलरेंस स्कीम है, नो कॉस्ट और जीरो टॉलरेंस स्कीम है न्यूबॉर्न के लिए। एंटीनेटल और पोस्टनेटल केयर को इम्प्रूव करने के लिए स्कीम लाई गई थी। तो यहाँ पर सुमन स्कीम की यदि हम बात करें तो लॉन्च हुई थी 10 अक्टूबर 2019 को, याद रखिएगा। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया था 10 अक्टूबर 2019 को, बिना किसी पेमेंट के, जीरो टॉलरेंस डिनाई करके, मतलब ज़्यादा देर के ना हो, उस समय से पहले आप हॉस्पिटल पहुंच जाए, यहाँ पे आपका कोई खर्चा नहीं होना है। एंटीनेटल और पोस्टनेटल केयर को बढ़ावा देने के लिए स्कीम है जो लाई गई थी। तो यहाँ पे याद रखिए क्या है, सुमन प्रोग्राम, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। नेक्स्ट वन इज, इसका जो मेन एम था वो क्या था, इनिशिएटिव फॉर जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ। वो कब होंगी, जब एंटीनेटल और पोस्टनेटल केयर है जो प्रॉपर प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट वन, एक्सपीरियंस नर्सेज फैसिलिटेटिंग एंड इवालुएटिंग स्टूडेंट लर्निंग इन द क्लिनिकल एरिया आर कॉल्ड। तो जो भी एक्सपीरियंस्ड नर्स हैं, इवालुएशन करती हैं किसका, स्टूडेंट हैं उनके लिए, वो क्या है, एडजंक्ट फैसिलिटी, प्रिसेप्टर्स, इंस्ट्रक्टर या फिर क्लिनिकल टीचिंग। तो ये है आपका प्रिसेप्टर्स, क्या है, प्रिसेप्टर्स। फिर यहाँ पर नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग अ क्लींजिंग एनीमा टू अ पेशेंट विथ अ फीकल इम्पैक्शन, द नर्स शुड प्लेस इन विच पोजीशन। तो यहाँ पर आपके क्लाइंट को यदि फीकल इम्पैक्शन है, मतलब हार्ड स्टूल यहाँ पर इकट्ठा हो गया है, तो उसको क्लीन करने के लिए एनीमा दिया जाना है, तो कौन सी पोजीशन यूज़ की जाएगी, लेफ्ट सिम्स, राइट सिम्स, ऑन द साइड ऑफ द बॉडी विद द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड 45 डिग्री, या फिर फॉलोअर्स पोजीशन। तो यहाँ पर सबको पता है एनीमा देने के लिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर क्या होगी, लेफ्ट सिम्स पोजीशन। फीकल इम्पैक्शन को क्या करना है, मैनेज करना है एनीमा देके, क्लिनजिंग एनीमा देके। तो यहाँ पर कौन सी पोजीशन होगी, लेफ्ट सिम्स पोजीशन। नेक्स्ट वन, वेरिएशन इज अ टीचिंग स्किल यूज्ड इन। वेरिएशन टीचिंग स्किल वेरिएशन है जो कौन सी टीचिंग स्किल मेथड में यूज़ किए जाएंगे, प्रोजेक्ट, कॉन्सेप्ट मैपिंग, माइक्रो टीचिंग या फिर काइनेस्थेटिक टीचिंग। तो यहाँ पर वेरिएशन यूज़ किए जाएंगे माइक्रो टीचिंग में। चेंजेबल आप वेरिएशन किस में कर सकते हैं, माइक्रो टीचिंग में। नेक्स्ट है, द SWOT एनालिसिस इज अ टेक्निक यूज फॉर असेसिंग फॉलोइंग विच 4 एस्पेक्ट। SWOT एनालिसिस, SWOT, ये यूज़ किया जाता है बिजनेस में या फिर कोई आप एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कुछ अपना नया काम करने वाले हों उसके लिए। तो यहाँ पर SWOT का मतलब क्या है, स्पीड, वांट्स, ऑर्डर, टाइमिंग, स्ट्रक्चर, वर्कफोर्स, ऑर्गेनाइजेशन टाइप, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, साइन, वरीज, ऑब्जेक्टिव, टेक्निक। तो SWOT एनालिसिस जैसा मैंने कहा बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मेन काम होता है स्ट्रेंथिंग। क्या होगा, स्ट्रेंथिंग, मतलब ये हो गया। स्ट्रेंथिंग का मतलब है कि आप किस चीज़ से अपने बिजनेस को और आगे ले जा सकते हैं। वीकनेस मतलब कहाँ से आपका डेटा लीक हो सकता है, क्या क्या है जो मटेरियल आपके पास अवेलेबल है उसके कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अपॉर्चुनिटी, मौका देख के बहुत सारे, यदि जिसका होलसेल का बिजनेस है, कोई भी ऑफ़र वगैरह चले तो बहुत ज़्यादा मौका देख के यहाँ पे ये कह सकते हैं डिस्काउंट लगा के चीज़ें सेल कर दी जाती हैं। थ्रेट्स का मतलब है कि यहाँ पर डर रहता है कि जो हमारे
कॉम्पिटिटर हैं या फिर जो हमारे अपोनेंट हैं वो हमारे लिए किसी अलग तरीके का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो बिजनेस में ये चीज़ें होती हैं। तो क्या, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। नेक्स्ट वन, द मेथड ऑफ पेशेंट असाइनमेंट फोकस ऑन द पेशेंट जियोग्राफिक लोकेशन फॉर स्टाफ असाइनमेंट। तो यहाँ पर कौन सी मेथड है? मेथड ऑफ पेशेंट असाइनमेंट है जो कि पेशेंट की जियोग्राफिकल लोकेशन पर बेस्ड होगी। टीम नर्सिंग, मॉड्यूलर नर्सिंग, प्राइमरी नर्सिंग या फिर केस मैनेजमेंट, कौन सी मेथड होगी? यहाँ पे आप लोग भी मार्क कीजिए। तो यहाँ पर ये टीम मेथड तो नहीं होगी क्योंकि पेशेंट बेस्ड है। ये होगी आपकी मॉड्यूलर नर्सिंग। कौन सी? मॉड्यूलर नर्सिंग। फिर है यहाँ पर इन मटेरियल मैनेजमेंट, द पीरियड इन डे दैट elapse बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग द स्टोर्स इज टर्म्ड एज। तो यहाँ पर मटेरियल मैनेजमेंट में ऐसा टाइम पीरियड बताना है आपको जहाँ पर ऑर्डर रिसीव हो, कहाँ पर? स्टोर में। यहाँ पर सॉरी, आपका ऑर्डर प्लेस हो और साथ में रिसीव हो स्टोर में। तो क्या? लीड टाइम, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव सर्वे या फिर रिकॉर्डर टाइम। तो ये कहलाता है लीड टाइम। ऐसा टाइम आपको बताना है, पीरियड इन द डे दैट elapses बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग द स्टोर। आपका ऑर्डर प्लेस हुआ और स्टोर तक रिसीव हो गया तो कहलाता है आपका लीड टाइम। क्या होगा? लीड टाइम। नेक्स्ट वन, अ क्लिनिकल और केयर पाथवेज इन नर्सिंग एंड प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन। तो क्लिनिकल और केयर पाथवे है, यदि नर्सिंग में प्रिपेयर्ड किया गया तो क्या, कौन सा बेस्ट होगा? बेस्ट प्रैक्टिस फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम, प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड या फिर आउटकम। क्या निकल के आएगा क्लिनिकल और केयर पाथवे में? तो यहाँ पर क्लिनिकल में आपका होगा जितने ज़्यादा मरीज होंगे जितने ज़्यादा आप यहाँ पर बेस्टली प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। जो प्रैक्टिस आप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कर सकते हैं वो आपकी क्लिनिक में नहीं होगी। नेक्स्ट वन, द एक्सपेंशन ऑफ PDCA एंड इंटरेक्टिव 4 स्टेप मैनेजमेंट मेथड इज। तो मैनेजमेंट की 4 स्टेप मेथड है। कौन क्या है? प्लान, डू, चेक, एक्ट, प्रोपोज टू, चेक, एक्ट, प्लान, डू, क्लैरिफाई, एक्ट या फिर प्लान, डिसाइड, चेक, एक्ट। तो यहाँ पर मैनेजमेंट की जो 4 स्टेप मेथड है, इंटरेक्टिव 4 स्टेप मैनेजमेंट मेथड है, वो होगी प्लान, डू एंड चेक एंड एक्ट। प्लान करना है, फिर करना है वही काम, फिर उसको चेक करना है एंड देन एक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा? प्लान, डू, चेक, एक्ट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर एक्सपीरियंसिंग एन अस्थमा अटैक। यदि मरीज को अस्थमा अटैक आया हुआ है तो आपका प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या होगा? एडमिनिस्टर ओरल फ्लूइड्स, प्रोवाइडिंग हाई फ्लो ऑक्सीजन चाइल्ड, इनकरेजिंग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एडमिनिस्टर इन्हेलर्स। यहाँ पे आप क्या करेंगे? यदि आपके मरीज को अस्थमेटिक अटैक आया, अस्थमा अटैक आया है तो यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? ओरल फ्लूइड देंगे क्या? नहीं। हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे, इनकरेज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एडमिनिस्टर ब्रोंको डायलेटर। तो यहाँ पे आप ऑक्सीजन भी देंगे तो अंदर जा ही नहीं पाएगी क्योंकि स्पाज्मोटिक कंडीशन डेवलप है। तो यहाँ पर आपकी प्रायोरिटी होगी ब्रोंको डायलेटर्स देना। क्या होगा? ब्रोंको डायलेटर्स देना है आपको, ताकि जो ब्रोंकियल स्पाज्म हुआ है, स्पाज्म मतलब सिकुड़न हुई है, उसको डायलेट करके फैलाया जाए, देन आफ्टर आप ऑक्सीजन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इनिशियल मैनेजमेंट होता है अस्थमा वालों के लिए ब्रोंको डायलेटर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल इन केयर ऑफ चाइल्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। यदि पेशेंट आपके यहाँ जो क्लाइंट है, बच्चा है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस का मैनेजमेंट क्या होगा? इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, प्रिवेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रिड्यूस डाइटरी फैट इंटेक, इनहेंस सोशल इंटरेक्शन। यदि सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला बच्चा है तो यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी होगी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना। क्या होगा? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच इम्यूनाइजेशन इज रिकमेंडेड फॉर ऑल न्यूबॉर्न बिफोर हॉस्पिटल डिस्चार्ज। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के पहले कौन सा इम्यूनाइजेशन बच्चे को किया जाता है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, MMR, वेरिसेला, HPV। तो यहाँ पे देखिए
बिफोर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के, तो यहाँ पर आपको OPV, हेपेटाइटिस B, विटामिन K का इंजेक्शन, और यहाँ पर क्या दिया जाता है, BCG। तो यहाँ पर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के पहले न्यूबॉर्न बेबी को क्या दिया जाएगा, हेपेटाइटिस B वैक्सीन। MMR 9 मंथ के बाद दी जाएगी। नेक्स्ट वन, अ चाइल्ड विथ कावासाकी डिसीज रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट। यदि मरीज को कावासाकी डिसीज़ हुई है तो यहाँ पर उसको क्या दिया जाएगा मैनेज करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, हाई डोज एस्प्रिन एंड IV इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबायोटिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स, या फिर स्टेरॉइड्स एंड एंटीहिस्टामिन, या फिर एंटीवायरल एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कावासाकी डिसीज़ को कहा जाता है म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम। क्या है, म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम। तो यहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा मीडियम साइज ब्लड वेसल्स में। तो यहाँ पर कावासाकी डिसीज़ का अभी तक तो कोई हमें कह सकते हैं कि एक एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है, लेकिन इसमें हमारा इम्यून रिस्पॉन्स ही काम करेगा। एबनॉर्मल तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स काम करेगा और हमें अलग अलग तरीके के इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया जाएगा आपको, हाई डोज एस्प्रिन एंड IV इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या है, हाई डोज एस्प्रिन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन इन्फेंट। तो इन्फेंट में कॉमन साइन क्या है डिहाइड्रेशन का, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, सनकैन फॉन्टेनेल, एक्सेसिव सलाइवेशन, या फिर वेट गेन। डिहाइड्रेशन वाले बच्चे का वजन कभी नहीं बढ़ेगा, ना तो उनको ज़्यादा लार आएगी, ना बार बार यूरिन जाएंगे। उनको क्या होगा, सनकैन फॉन्टेनेल और बल्जिंग टाइप ऑफ फॉन्टेनेल देखने को मिलेगा। डिहाइड्रेशन वाले बच्चों में क्या होगा, सनकैन फॉन्टेनेल देखने को मिलेगा, पेलनेस देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा लार या वजन बढ़ना है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन इसका साइन नहीं होगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन व्हेन अ चाइल्ड प्रेजेंट विथ सस्पेक्टेड एपिग्लोटाइटिस। तो यदि आपके यहाँ जो भी क्लाइंट आपका बच्चा है, चाइल्ड है, तो यहाँ पर बच्चे को एपिग्लोटाइटिस है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इंस्पेक्ट द थ्रोट विथ अ टंग डिप्रेसर, प्रिपेयर फॉर इमीडिएट इंट्यूबेशन, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स, इनकरेज द चाइल्ड टू लाई द फ्लैट। तो यदि यहाँ पर आपका जो क्लाइंट है, क्या है, आपका क्लाइंट है, उसको एपिग्लोटाइटिस की कंडीशन डेवलप हुई है, तो आप क्या करेंगे, एपिग्लोटाइटिस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है, जो हमारा बाइंड पाइप है। क्या है, जो हमारे बाइंड पाइप के यहाँ पर एक तरीके से हमें कह सकते हैं, जैसे हमारा एक तरीके से हमें कहें कि आपका ट्रैकिया है। क्या ट्रैकिया है, एपिग्लोटिस क्या काम करता है, एक कैप का काम करता है कि एयर और फूड, एयर ट्रैकिया में जाए और ईसोफेगस में फूड ही जाए। तो यदि उस एरिया में आपके इन्फेक्शन हो जाए तो आपको क्या करना है, एंटीबायोटिक्स देनी है ताकि उस इन्फेक्शन को हम क्लियर कर सकें। क्या है, एंटीबायोटिक देनी है ताकि हम उस इन्फेक्शन को क्लियर कर सकें। और यहाँ पर 4 Ds होते हैं, यहाँ पे आपको मैं ऐड करती हूँ, एग्ज़ाम में आपको आते हैं 4 Ds ऑफ एपिग्लोटाइटिस। ये 4 D कौन से होते हैं, डिस्फेजिया, डिस्निया, क्योंकि जब आपके यहाँ गले के यहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो भी आपको होगी, यहाँ पे डिस्फोनिया है, डिस्फोनिया का मतलब होगा मफल्ड साउंड। क्या है, मफल्ड साउंड। फिर होता है आपको ड्रूलिंग, मतलब लार गिरना, ड्रूलिंग का मतलब होता है लार गिरना। फिर होता है आपका डिस्ट्रेस। ये 4 D आपको याद रखना है एपिग्लोटाइटिस में, डिस्फेजिया, डिस्फोनिया, ड्रूलिंग एंड डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है ट्रबल ब्रीदिंग या फिर डिस्निया भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच कंडीशन इज इंडिकेटेड बाय मशीन लाइक मर्मर इन चिल्ड्रन। कौन सी कंडीशन है जिसको कहा गया है मशीन लाइक मर्मर इन चिल्ड्रन, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, या फिर कोरेक्शन ऑफ द ओटा। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या होगी, मशीन लाइक मर्मर साउंड है जो हार्ट से आएगा, तो वो PDA, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। क्या है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस।
तो यहाँ पर ये जो डिसीज़ है हार्ट से, जो कि एक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ है, तो यहाँ पर क्या है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो यहाँ पर जो दो मेन ब्लड वेसल्स होती हैं, इनकी ओपनिंग देखने को मिलती है, तो क्या है, पीडीए। और इसको मैनेज करने के लिए यदि हम बात करें तो इंडोमेथासिन है जो एज अ ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ की जाती है। आइबुप्रोफेन एंड इंडोमेथासिन, ये दोनों ड्रग ऑफ चॉइस है इसको मैनेज करने के लिए, पीडीए के लिए। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट प्रायोरिटी इन द मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड विद सीवियर बर्नेज। यदि बच्चा बहुत ज़्यादा बर्न हुआ है तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? पेन कंट्रोल, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, फ्लूइड रिससिटेशन या फिर न्यूट्रिशनल सपोर्ट। क्या होगा फर्स्ट प्रायोरिटी मैनेजमेंट यदि बच्चा सीवियरली बर्न है तब? तो यहाँ पे आपका फर्स्ट मैनेजमेंट होगा फ्लूइड रिससिटेशन। बर्न वाले पेशेंट में क्या होता है? फ्लूइड रिससिटेशन। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर एज। यदि बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो मेनिंजाइटिस में जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग लेयर है मेनिंग्स, उसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन का रीज़न क्या होगा? हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, निसीरिया मेनिंजाइटिस या फिर इकोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई। तो मेन कॉज पूछा है, कॉमन कॉज पूछा है। बच्चों में मेनिंजाइटिस का रीज़न वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, बट इन केस यहाँ पर एज पर ऑप्शन हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा है जो कॉमन होता है। कॉमन का मतलब यहाँ पर कॉमनली इसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज, विच असेसमेंट फाइंडिंग अ टिपिकल इन अ चाइल्ड विथ कोअरेक्शन ऑफ द अओर्टा। कोअरेक्शन ऑफ द अओर्टा का यदि केस है तो कौन सी टिपिकल फाइंडिंग देखने को मिलेगी? साइनोसिस, बाउंडिंग पल्स इन द आर्म्स, हाइपोटेंशन इन द अपर एक्सट्रीमिटीज, डिक्रीज्ड यूरिनरी आउटपुट। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को कि कोअरेक्शन ऑफ अओर्टा, कोअरेक्शन ऑफ अओर्टा में क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। ये रही यहाँ पे इमेज आपको। सिम्टम की बात करें हम इसमें तो क्या होगा? अपर एक्सट्रीमिटीज़ का बीपी बढ़ेगा, यहाँ पर लो नहीं होगा, बढ़ेगा बीपी। रेडियल पल्स और फुल बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी, वीक होगी। तो यहाँ पर वही है, वीक पल्सेस इन द आर्म, रेडियल पल्सेस, बाउंडिंग होगी कहाँ पर? फीमोरल पॉप्लेटियल पल्स या तो वीक होंगी या एब्सेंट ही होंगी, रेडियल प्रेजेंट रहेगी लेकिन बहुत वीक होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बाउंडिंग पल्सेस इन द आर्म्स। हाइपोटेंशन नहीं, अपर एक्सट्रीमिटीज़ में हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। लोअर में हाइपो होगा और अपर में हाइपर होगा। नेक्स्ट वन, लंग्स आर इनक्लोज्ड विद इन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे लंग्स की कवरिंग क्या है? पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिओस्टियम, पेरिकार्डियम या फिर प्लूरल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या होगी लंग्स की कवरिंग, क्या कही जाती है? प्लूरल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वन इज, हार्ट बीट ऑरिजिनेट फ्रॉम। हार्ट बीट कहाँ से स्टार्ट होती है? पेपिलरी मसल से, एवी नोड, एसे नोड या पुरकिंजे फाइबर से। तो ये भी एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चन। तो हार्ट बीट इनिशिएट होती है कहाँ से? ऐसे नोड से, साइनोएट्रियल नोड से। फिर यहाँ पर कार्टिलेज एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्सेस। तो कौन से कार्टिलेज होते हैं लॉन्ग बोन्स में? कैल्सीफाइड, फाइब्रस, हाईलाइन या फिर इलास्टिक। तो यहाँ पर लॉन्ग बोन्स में जो कार्टिलेज होते हैं हाईलाइन कार्टिलेज। कौन से? हाईलाइन कार्टिलेज। अब यहाँ पे बोन्स देखिए अलग अलग टाइप की होती हैं, एग्जाम में आती हैं। यदि फ्लैट बोन की बात करें हम, फ्रंटल बोन हो गई, कौन सी? फ्रंटल हो गई। शॉर्ट की बात करें तो छोटी बोन से जैसे कार्पल, मेटाकार्पल हो गई। इरेगुलर बोन की बात करें तो वर्टिब्रल बोन हो गई हमारी। लॉन्ग बोन में आपकी फीमर हो जाएगी, रेडियल हो जाएगी। और यहाँ पर सेसमॉइड, तो वो क्या होंगी? वो होती हैं पटेला, जिसको हम नी कैप कहते हैं। क्या कहते हैं? नी कैप। नेक्स्ट है यहाँ पर, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ह्यूमन बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड एज। तो यहाँ पर हमारे शरीर में जो CO2 है, ऑक्सीजन सबको पता है, CO2 भी है हमारे शरीर में। तो मैक्सिमम अमाउंट किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? कार्बाइड, एमाइलेज, फॉस्फेट या फिर बाइकार्बोनेट। तो हमारे शरीर में 70% तक, 70% तक जो ट्रांसपोर्ट होता है CO2 का, वो होता है बाइकार्बोनेट आयन के तौर पर। किसके तौर पर? बाइकार्बोनेट आयन के तौर पर। देखिए 7%
स्मॉल अमाउंट में मतलब कम अमाउंट में 7% तो किस में रहेगी, प्लाज्मा में रहेगी, ब्लड प्लाज्मा में डिजोल्व रहेगी। फिर कार्बामी हीमोग्लोबिन, इसमें 20 से 25% तक CO2 होगी। क्लियर। अब बाकी बचा 70%, तो 70% बाइकार्बोनेट आयन के तौर पे यहाँ पे हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट इसका होता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे हमने किसका पढ़ा है, फूड एब्जॉर्प्शन की फंक्शनल यूनिट पूछी है। फंक्शनल यूनिट ऑफ, एक होता है आपकी फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी की पूछें या नेफ्रॉन पूछें या न्यूरॉन पूछें, ब्रेन में पूछें तो आपके क्या हो जाएंगे, न्यूरॉन, किडनी में पूछें तो नेफ्रॉन। अब फूड एब्जॉर्प्शन में पूछा तब क्या होगा, विलाई, रेड ब्लड सेल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, एग्रीगेटेड लिम्फॉइड नोड्यूल। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन है विलाई, जो कि छोटी छोटी टाइनी हैं, इंटेस्टाइन में रहती हैं। मोस्ट ऑफ द फूड का एब्जॉर्प्शन करने का काम कौन करती हैं, विलाई। नेक्स्ट वन, एपिथेलियल सेल्स ऑफ द स्टमक सीक्रेट। तो स्टमक की जो एपिथेलियल सेल्स हैं क्या सीक्रेट करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनालिन या फिर टेस्टोस्टेरोन। तीनों तो हार्मोन हो गए, ये सीक्रेट नहीं करता है। स्टमक की एपिथेलियल सेल्स HCl को सीक्रेट करेंगे, किसको, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 4 टाइप की सेल्स होती हैं स्टमक में, सरफेस म्यूकस सेल, सरफेस म्यूकस सेल जो कि एक प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर होती हैं, जो कि गैस्ट्रिक एसिड बनता है उसको डायरेक्ट स्टमक के इफेक्ट में नहीं आने देती हैं, ताकि अदरवाइज हमारी बॉडी का एसिड तो बाहर के एसिड से भी खतरनाक होता है। दूसरी होती है पैराइटल सेल, क्या है, पैराइटल सेल, जो कि क्या सीक्रेट करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ साथ विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती हैं। फिर आती हैं चीप सेल्स, चीप सेल रिलीज करती हैं पेप्सिन, जो कि HCl को एक्टिवेट करने का काम करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। फिर होती है न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स, जो कि गैस्ट्रिन, हिस्टामिन जैसे हार्मोन को रिलीज करती हैं, इसको गैस्ट्रिन और हिस्टामिन जैसे हार्मोन को रिलीज करती हैं न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू पॉलिशिंग ऑफ राइस। यदि राइस की पॉलिशिंग करवा दी जाए तो कौन सा विटामिन लॉस्ट हो जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड, थायामिन, कैल्सीफेरॉल या फिर कोबालमिन। तो यहाँ पर कैल्सीफेरॉल तो विटामिन D हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड C हो गया, यहाँ पर जो लॉस होगा वो क्या होगा, थायामिन। नेक्स्ट वन, एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग टू द स्किन यूजुअली बाय रबिंग नोन एज। तो यदि हमारे स्किन पर कोई भी मेडिकेशन आपने लगाई, कोई भी ड्रग लगाई, उसको रब किया तो क्या, इंसर्शन, इंसफ्लेशन, इंस्टलेशन या फिर इनक्शन। इंसर्शन का मतलब होता है कि आपने कोई भी मेडिकेशन इंजेक्ट की, IV हो गया, IM हो गया, तो इंसर्ट करना हो गया, या फिर सबक्यूटेनियस हो गया। इंसफ्लेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी गैस इंसर्ट करके इन्फ्लेट करने का काम किया, मतलब फुलाने का काम किया। लाइक CO2 यूज़ की जाती है लेप्रोस्कोपी के लिए, क्लियर, लेप्रोस्कोपी के लिए। तो इंसफ्लेशन का मतलब क्या है, फुलाना। इंस्टलेशन का मतलब होता है, एक तरीके से हम कहें जैसे ईयर एंड आई में ड्रॉप्स इंस्टॉल करना। इनक्शन का मतलब होता है रबिंग ऑन द स्किन, क्या है, रबिंग ऑन द स्किन। तो यहाँ पर क्या होगा, रबिंग ऑन द स्किन मतलब इनक्शन। क्लियर, आई होप सो कि आपको छोटे छोटे टर्म है जो क्लियर होते जा रहे। इंसफ्लेशन कहें तो इन्फ्लेट करना, दैट मीन्स कोई भी गैस अंदर इंसर्ट करके ऑर्गन विजुअलाइज करने के लिए किया जाए तो वह इंसफ्लेशन। इंस्टलेशन कान में, नाक में, आँख में कहीं पर भी ड्रॉप डालना हो जाएगा। नेक्स्ट वन, टेस्ट डोज ऑफ पेनिसिलिन इज एडमिनिस्ट्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूट। तो यदि पेनिसिलिन का टेस्ट डोज किया जाना है तो कौन से रूट से किया जाएगा। तो एक चीज़ याद रखें, कोई भी एंटीबायोटिक है यदि मरीज को पहली बार दी जाती है तो हमेशा उसकी टेस्टिंग की जाती है कि इसके कोई एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट डेवलप ना हो। क्लियर, तो यहाँ पर कौन सा रूट अपनाया जाएगा टेस्ट डोज के लिए। तो टेस्ट डोज के लिए ऑप्शन में है सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर और इंट्राडर्मल। तो हमेशा याद रखें कि कोई भी मेडिकेशन का टेस्ट डोज चेक किया जाता है इंट्राडर्मली। कैसे, इंट्राडर्मली यहाँ पे चेक किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज
आफ्टर हाउ मैनी पोस्ट वैसेक्टोमी consecutive sperm count test should be performed to ensure less than 10,000 per ml or no motile sperm to declare vasectomy successful। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे कहा गया है पोस्ट वैसेक्टोमी मतलब आफ्टर द वैसेक्टोमी के बाद। वैसेक्टोमी मेल में की जाती है, परमानेंट फैमिली प्लानिंग मेथड का एक तरीका है। तो वैसेक्टोमी में वास डिफरेंस को कट करके टाइप किया जाता है। तो यहाँ पर 10,000 ml से भी ज़्यादा, 10,000 ml से भी लेस देन 10,000 ml से कम मतलब लेस देन 10,000 ml से कम और नो मोटाइल स्पर्म होते हैं तब वैसेक्टोमी को सक्सेसफुल माना जाएगा। तो कितने बार है जो यहाँ पे काउंटिंग की जाएगी? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। तो वैसेक्टोमी क्या हुई है, सक्सेसफुल हुई है या नहीं, उसके 2-3 तरीके अपनाए जाते हैं। पहला तो होता है कि 2 बार है जो स्पर्म काउंट यदि 10,000 ml से भी कम निकल के आता है वो। दूसरा, कोई मोटाइल स्पर्म ना हो। तीसरा, 7 महीने तक वैसेक्टोमी का जो एलेप्सिंग पीरियड होता है वो होता है 7 मंथ तक, जो मिनिमम पीरियड एलेप्सिंग पीरियड है वो हो। तो यहाँ पर 2 कॉन्जिक्यूटिव, हाउ मैनी पोस्ट वैसेक्टोमी कॉन्जिक्यूटिव स्पर्म काउंट, तो यहाँ पर 2 बार होंगे। कितना? 2 बार होंगे, तब कंसीडर किया जाएगा कि वैसेक्टोमी सक्सेसफुल हुई है। एक चीज़ और, वैसेक्टोमी हो या ट्यूबेक्टोमी हो, यदि करवाई जाती है उसके 90 दिनों तक आपको साइड में कोई और अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपना के रखना है। वो इसीलिए कि फेलियर रेट हो जाते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। वो कहा जाता है कि हमारा तो भाई प्रेगनेंसी ऑपरेशन फेल हो गया, बच्चा कंसीव हो गया, तो भगवान की देन है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट वन, BCG वैक्सीन इज ऑलवेज गिवन इन द लेफ्ट आर्म्स अपर एस्पेक्ट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो BCG सबको पता है लेफ्ट अपर आर्म में है जो दी जाती है, इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है। तो यहाँ पर इस वैक्सीन के दिए जाने का लेफ्ट अपर आर्म ही रीजन क्यों है? ऑप्शन में, टू अवॉइड एडमिनिस्ट्रिंग मल्टीपल वैक्सीन ऑन द सेम आर्म, टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ सीवियर साइड इफेक्ट, to maintain uniformity so that it could be easily identified whether the baby is immunized or not, या फिर because the left arm has a better immune response। तो ऐसा नहीं है, हमारे दोनों हाथों में प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स रहेगा, तो ये तो रीज़न नहीं है इसका। फिर मिनिमाइज द रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट, तो ऐसे में तो आप किसी भी हाथ में दे सकते हैं। टू अवॉइड एडमिनिस्ट्रिंग मल्टीपल वैक्सीन ऑन द सेम आर्म, तो ऐसा ये भी एक एक्चुअल रीज़न नहीं है। एक्चुअल रीज़न ये होता है कि यूनिफॉर्मिटी के लिए, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए कि लेफ्ट आर्म बच्चे का इजीली विजुअलाइज होगा, पता चलेगा कि बच्चा वैक्सीनेटेड है या नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज विच एज पॉपुलेशन इज स्क्रीन्ड फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, एक होती है कम्युनिकेबल, दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, जिसमें आपका क्या हो जाता है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, स्ट्रोक, ये सब चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए जो प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, कितनी उम्र के बाद से है जो यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाती है? 25 ईयर एंड अबव, 30 ईयर एंड अबव, 35 ईयर एंड अबव या 40 ईयर एंड अबव। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाती है 30 साल और उसके बाद से। उम्र हमारी 30 साल है, उससे आगे हो जाए तब स्क्रीनिंग है जो की जाती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए। तो देखिए 30 के बाद ही बहुत सारी बीमारी घेरना स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ प्रोग्राम के तहत 30 साल है उससे ज़्यादा की उम्र है, मतलब शुरुआत होती है 30 के बाद ही। 30 के पहले नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ प्रोग्राम के तहत स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी, 30 साल के हो गए तब की जाएगी। फिर यहाँ पर द लेप्रोसी ट्रस्ट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड द IEC एक्टिविटी बाय इंट्रोड्यूसिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ 12-year-old local school girl who will lead a campaign for a leprosy free India. What was the name of the girl used in the campaign? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक 12 साल की लड़की, उसको लेप्रोसी था, लेकिन लेप्रोसी ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने उसको एज अ कैंपेन का, हम ये कह सकते हैं कि कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए, अवेयर करने के लिए उस लड़की को चुना गया था। तो उस 12 साल की लड़की का नाम क्या है और वो अभी भी
लेप्रोसी से मुक्त हो गई है और कई देशों में अवेयरनेस क्रिएट कर रही है इस प्रोग्राम के तहत। तो नाम क्या था उसका? गीता, मीना, राधा या फिर सपना? तो ये तो आपके लिए भी बहुत कठिन है। तो ये था इनका नाम सपना, जो कि 12 साल की उम्र की थी जब इनके लिए एज आ लेप्रोसी ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, चुना था। उस दौरान इनको लेप्रोसी था, बट नाउअडेज वो फ्री है लेप्रोसी से और अलग अलग जगहों पर लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग है जो ये क्या कर रही हैं, कैंपेन को प्रमोट करने का काम कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। द सिस्टम ऑफ मेडिसिन करेंटली नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत में कौन सा है जो मेडिसिन का सिस्टम है जो अभी उतना आगे की तरफ है, जो फोकस्ड नहीं है? आयुर्वेदा, होम्योपैथी, ऑक्यूपंचर या फिर यूनानी? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप सो कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। जो भी आपके डाउट वगैरह रह जाते हैं आप वो सब बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।